कई बच्चे होते हैं जो चोट लगने पर भी रोते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं रोते हुए अपने पेरेंट के पास या किसी के पास भी गया और वहाँ पर मेरे को और मार पड़ी तो ये दर्द तो मैं सह लूँगा जो घुटने में लगा है या जहाँ पर भी लगा है, लेकिन उस दर्द का क्या जो मेरे को थप्पड़ से पड़ेगा। तो क्या सर हर बच्चा बड़े होकर इमोशंस को सप्रेस करके डिस्टेंट चाइल्ड बन जाता है या फिर कोई हाइपर एक्टिव भी हो जाता है? दोनों ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, या तो इमोशनली डिस्टेंट हो जाएगा, चुप रहेगा, या फिर उस इमोशन को इतना ज़्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ा देगा। देखिए, एक टर्म है पेरेंटिफाइड चाइल्ड। अब पेरेंटिफाइड चाइल्ड क्या है? बेसिकली कोई बच्चा है जिससे कि उसकी मदर या उसके फादर अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं और उसको एज अ बचपन से हमने एक ही चीज़ सीखी है, ना हिंदी ना इंग्लिश, सिर्फ इमोशंस को दबाना। चाहे अगर हम बात करें कि जब हम रोते थे तो बोला जाता था रो वरना मारेंगे या चुप हो जाओ, या फिर अगर हम बात करें कोई काम नहीं किया तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड गर्ल और यू आर नॉट अ गुड बॉय। तो एक्चुअली हम धीरे धीरे इसी ट्रेट को हम सीखने लगे और हमने सीख लिया अपने इमोशंस को दबाना। ये हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे कल्चर्स, हमारे बचपन से लेके, चाहे हमारे टीचर्स हों, हमारे घर में हम लोग हों, कल्चर हो हमारे आसपास, सराउंडिंग्स, हमारे रिश्तेदार, तो ये सब हमें यही सिखाता है कि अपने इमोशंस को अगर आपने बताया तो तुम बदतमीज़ हो। तो आज का पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाते हैं और अपने अंदर एक डिज़ास्टर को बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा, रिटायर्ड, जो हमें ये सिखाएंगे और समझाएंगे कि हमारे जो बचपन की ये जो सीख है इमोशंस को दबाना, ये एक्चुअली हमें कैसे हैम्पर कर रहा है, कैसे हार्म कर रहा है और इससे हमें कैसे बाहर आना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए सर से जानते हैं और जानते हैं कि ये इमोशनल ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये हम कैसे इससे बाहर निकल आ सकते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति, आई एम गुड। सर, जब हम बेसिक से बात करते हैं तो जब हम बचपन में अगर हम टर्म सुने या बात करें तो हमें हमेशा बोला जाता है कि इमोशंस को दबा दो। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बच्चा कैसे सीखता है? वो सीखता है देख के जी, या कुछ एक्सपीरियंस करके। अब जब भी वो बच्चे ने अपना इमोशंस दिखाने की कोशिश की, जैसे आपने बोला अभी, रोओगे तो और मार पड़ेगी, बिल्कुल सही, या चुप हो जाओ, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है जी। तो जब ये वो बच्चा सुनता है तो उसके अंदर में लॉजिक नहीं काम कर रहा होता है, वो सिर्फ देख रहा होता है और एक्सपीरियंस कर रहा होता है। सो जब वो एक्सपीरियंस करता है कि भाई अपना इमोशन दिखाना एक अनसेफ प्रैक्टिस है, अपने इमोशंस को दबाना सीख जाता है। जी। सो अगर इमोशन दिखाते टाइम उसको लगा कि वो सेफ फील कर रहा है बच्चा, तो वो अपना इमोशन दिखाना सीख जाता है। लेकिन अगर उसको फील हुआ कि इमोशन दिखाना अनसेफ है, मार पड़ेगी या मेरे को प्यार नहीं मिलेगा, तो वो अपना इमोशन को दबाने लग जाते हैं। ओके, तो यहीं से कहीं ना कहीं हमारी ये जो इमोशनल डेवलपमेंट की फाउंडेशन है ये खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, खराब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन है वो भी इसका एक हिस्सा है। जनरली सोसाइटी में यही देखा गया है कि जो आपके इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस नहीं करते हो किसी भी रीज़न से। रोएगा तो पड़ोस वाली आंटी बोलेंगी कि आज रो रहा था, या आज रोया नहीं। और इसी तरह से कि ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएगा तो भी लोग बोलेंगे कि क्या कर रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी से और हमारे ही जो घर हैं उनसे ये चीज़ हमने सीखी है। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में जैसे हम बचपन से ये इमोशन को सप्रेस करना कैसे सीख जाते हैं बिना कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग के? हाँ, क्योंकि इमोशंस हमने कभी सीखे ही नहीं, तो ट्रेनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये एक्सपीरियंशियल आपने सीखा है। ओके, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, जी, वो
किसी बात पे रो रहा है तो जनरली क्या होता है, एक दो और पड़ जाएंगे उसके हाँ कि रो रहा है तो और मार पड़ेगी, एग्जैक्टली तो धीरे धीरे वो रोते रोते चुप हो जाएगा। उसको ये नहीं देखते कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसको एक बार गले लगा लो तो उसको ये समझ में आ जाए कि भाई एक्सप्रेशन जो है, जो रोना है या कोई भी एक्सप्रेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मार्क्स पढ़े नहीं, पढ़ ले नहीं तो फिर तो पिटेगा या घास छीलेगा। उसके अंदर एक डर बिठाया जाता है कि अगर आप एक मार्क्स नहीं लाए या आपने परफॉर्म नहीं किया किसी भी फील्ड में तो आपको मार पड़ेगी या आपके लिए अनसेफ होगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा। सो जब ऐसा वो सीखता है तो ज़िंदगी भर वो यही दिखाता रहता है, रिज़ल्ट चाहिए मुझे, और रिज़ल्ट पाने के लिए वो अपनी हेल्थ भी ख़राब कर देता है, स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी आ जाती है। तो हमको किसी ने बैठ कर नहीं सिखाया कि अपने इमोशन मत दिखाओ, ये हमने खुद सीखा है। बिल्कुल। और उसके बाद में वही प्रोसेस चलता रहा है एडल्टहुड तक। तो सर एक सबसे फेमस डायलॉग है, इतना इमोशनल या इतना सेंसिटिव मत बनो। तो ये हमारे इमोशनल ब्रेन को कैसे शेप देता है? इतना इमोशनल मत बनो, इतना सेंसिटिव मत बनो, ये कौन बोलता है? ये वो लोग बोलते हैं जिनको हम ऊंचे दर्जे पर रखते हैं। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में? उसको सिर्फ सेफ्टी चाहिए होती है। बिल्कुल। खाना पीना रहना तो अलग है, साथ ही साथ एक और चीज़ चाहिए होती है जो है प्यार, एक्सेप्टेंस। अब अगर उसके पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन हो गया या कोई भी हो गया, सोसाइटी में किसी ने भी बोल दिया कि इतने सेंसिटिव मत बनो, तो उसके माइंड में क्या आता है कि अगर मैं सेंसिटिव बना, अगर मैंने अपने इमोशंस दिखाए तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। तो जब वो प्यार के ऊपर बात आ जाती है तो फिर लॉजिक सब खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उस बच्चे ने क्या बना लिया कि मुझे सेंसिटिव अगर मैं बनूंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मेरा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। और यही इस पूरे इशू की जड़ है। हाँ जी, ये बोला जाता है कि अगर ज़्यादा इमोशन वीकनेस को भी दिखाता है। हाँ, वीकनेस हमने मान लिया ना कि ज़्यादा इमोशन वीकनेस है, और ख़ास तौर से लड़कों के लिए तो है ही कि लड़के तो भाई इमोशन दिखा ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो इमोशन वीकनेस नहीं है। वीकनेस सिर्फ आ जाती है क्योंकि हमने उसको एक कंस्ट्रक्ट दे दिया है, उसको हमने बना दिया है एक वीकनेस के तौर पर। क्योंकि बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, वो उन इमोशंस को खुद हैंडल नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और खुद हैंडल नहीं कर पाते इसलिए वो आपको चुप करा देते हैं। तो सर अगर हम बात करें कि इंडियन जो फैमिलीज़ है उसमें गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की क्या इमेज है, जो फील तो करता है बट दिखाता नहीं? देखिए, सिर्फ इंडियन फैमिलीज़ का नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा। क्योंकि जब पेरेंट्स या जो घर वाले हैं वो खुद उस इमोशन को हैंडल नहीं कर सकते तो उस बच्चे को गुड चाइल्ड बोला जाता है, जो खुद एक्सप्रेस नहीं करता, जो चुप रहता है, जो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम में नहीं डालता है। तो ऐसे बच्चों को गुड चाइल्ड बोल दिया जाता है। तो अभी गुड चाइल्ड जो है वो आपके लव के साथ में कंबाइन हो गया। ओके। कि अगर मैं चुप रहूँगा, अगर मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा तो मैं गुड चाइल्ड बन जाऊँगा। प्लस मार्क्स, अगर मैं मार्क्स अच्छे लाऊँगा, अगर मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में पास हो गया तो मैं गुड चाइल्ड हूँ। वो ज़िंदगी भर वो गुड चाइल्ड का एक इमेज है, उसको निभाता चला जाता है। एग्जैक्टली। और हर बच्चे उस गुड चाइल्ड वाले इमेजेस तक ही जाना चाहते हैं कि बस कैसे भी करके मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के आगे एक अच्छा बच्चा ही प्रेजेंट हूँ। सिर्फ अच्छा बच्चा नहीं, ये क्यों दिखाना चाहते हैं? अगेन प्यार की बात है। एग्जैक्टली। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट गुड चाइल्ड, इट्स अबाउट अ गुड हस्बैंड और गुड वाइफ और अ गुड मदर, गुड फादर, इवन गुड एम्प्लॉय और गुड बॉस। ये सब पीपल प्लीजिंग में आ जाते हैं और अपने जस्टिफाइड चीज़ों को भी वो नकारते रहते हैं।
तो सर जैसे अभी हमने बात करी थी, एक वर्ड बोला था आपने, रोगे तो और मार पड़ेगी, तो इसका बच्चे के इमोशनल ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बच्चा जो है वही सीख रहा है। एग्जैक्टली। अगर मैं सेफ हूँ तो मैं ठीक हूँ। जी। तो अगर कोई बोलता है रोएगा तो और मार पड़ेगी, चुप हो जा, तो क्या हो रहा है बच्चे को कि अगर मेरे को मार से बचना है तो मैंने रोना ही नहीं है। अब वो जेन्युइन एक्सप्रेशन में भी रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। कई बच्चे होते हैं जो चोट लगने पर भी रोते नहीं हैं, जी। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं रोते हुए अपने पेरेंट के पास या किसी के पास भी गया और वहाँ पर मेरे को और मार पड़ी तो ये दर्द तो मैं सह लूँगा जो घुटने में लगा है या जहाँ पर भी लगा है, लेकिन उस दर्द का क्या जो मेरे को थप्पड़ से पड़ेगा, वो क्योंकि इमोशनल टॉर्चर। वो इमोशनल पेन ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। सो जब आप इमोशंस को डेंजर के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, सो आपकी बॉडी में क्या क्या होगा या आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, आप इमोशनली नंब हो जाएंगे, आप डिसोसिएशन आ जाएगा। यानी कि डिसोसिएशन का मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर कि आप उस जगह से, प्रेजेंस से आप अलग हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनको कि पास्ट में रहने की आदत हो जाती है या फ्यूचर में रहने की आदत हो जाती है कि अगर मेरे को नंबर अच्छे आएंगे या अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये मुझे अवार्ड मिलेगा। वैसे ही पास्ट में कि जब मैं और पापा और मम्मा पिकनिक गए थे तो हम लोग बहुत खुश थे, तो वो डिसोसिएशन है कि आप प्रेजेंट में ना रह के अपने किसी ऐसी इमेज में या ऐसी किसी मेमोरी में रह रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। सो ये सब चीज़ें हैं, और प्लस साइकोसोमेटिक्स तो है ही कि बॉडी में आपके सिम्टम्स आके बैठ रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी इससे ही निकल के आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके लव को सिक्योर करना सीख जाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए लव एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो। ओके। अगर खेलने का टाइम है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बच्चे को सिर्फ खेलने ही दो, रेगुलेशन भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल रेगुलेशन भी ज़रूरी है। जनरली क्या हम लोग सोचते हैं कि बच्चा जो है वो समझता नहीं है, लेकिन बच्चे सब समझते हैं। बच्चे मैच्योर कुछ चीज़ों में हो जाते हैं मैच्योर, जहाँ पे वो समझ सकते हैं। अगर आप बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ये ऐसे है, या अगर आप खेलते ही रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो भी ठीक नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है कि आप खुद तो रील्स देख रहे हैं, खुद तो आप टीवी देख रहे हैं और बच्चे को बोलते हैं पढ़ ले, तो वो भी चलेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक साथ कंबाइन होकर चलती हैं। अच्छा। तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है उनकी लाइफ में तो वो उसके साथ में भी अडेप्ट कर लेते हैं कि भाई मेरे को चुप रहना है, नहीं तो मेरे को जो भी चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सर कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो उसका हमारे इमोशनल सप्रेशन पे क्या असर पड़ता है या क्या पैटर्न होता है उसका? देखिए, एक टर्म है पेरेंटिफाइड चाइल्ड। ओके। अब पेरेंटिफाइड चाइल्ड क्या है? जी। बेसिकली कई बार होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका खुद का जो इमोशनल रेगुलेशन है वो नहीं होता है, उनके आपस में ही कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं। अब अगर कोई बच्चा है जिससे कि उसकी मदर या उसके फादर अपने इमोशंस की बात कर रहे हैं और उसको एज अ डंपिंग ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं कि देख तेरे पापा ये करते हैं या देख तेरी मम्मी ऐसा करती है, तो वो बच्चा एक कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मैं मैच्योर हूँ, मैं पेरेंट हूँ, या ये लोग मेरे पेरेंट हैं। ओके। तो जब ऐसा एक पेरेंटिफाइड चाइल्ड आ जाता है तो वो हम बोल देते हैं कि वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया है, क्योंकि उसको एडल्ट चीज़ें समझाई गई हैं। वो समझता नहीं है पर उसको समझाई गई हैं। तो ऐसे बच्चों को हम बोल देते हैं कि भाई ये जो है मैच्योर बच्चा है या पेरेंटिफाइड बच्चा है। ओके। अब आई बात सप्रेशन की।
जब ऐसा हो रहा है तो बच्चा अपने इमोशंस देखेगा या जिसको उसके इमोशन देखने चाहिए थे उसके देखेगा, अपने मदर या फादर के। अपने एग्जैक्टली उसको देखने तो अपने थे जी, लेकिन वो बेचारा देख ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वो प्रोसेसर तो एक ही है, जो ब्रेन उसका है वो तो एक ही है। अब वो अपने पेरेंट्स के प्रोसेस करेगा इमोशंस या अपने करेगा। तो जनरली क्योंकि पेरेंट वही है, पेरेंट से मुझे प्यार चाहिए, मेरे को सर्वाइवल है, तो पेरेंट की तरफ चला जाता है अच्छा, और अपने इमोशंस को दबा देता है। तो वहाँ से ये इमोशनल सप्रेशन आ जाता है। ओके, और जो पेरेंटिफाइड बच्चे होते हैं बचपन में, ये जैसे मैंने बोला कि अपने इमोशंस तो हैंडल कर ही नहीं पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर भी ले लेते हैं। अच्छा, तो जब ये अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं तो एज ए एडल्ट इनके लिए हेल्प मांगना किसी भी टाइप की वो मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं ना कि आदमी जो है वो रास्ता भी नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली, वो घूमता ही रहेगा, है ना। लेकिन वो क्यों नहीं हेल्प ले सकता है? बिकॉज उसको अपना इमोशन को सप्रेस करने की आदत है, वो इनबिल्ट हो गया उसके अंदर। यस। दूसरा है वल्नरेबिलिटी, मतलब अपने इमोशंस दिखाना, वल्नरेबिलिटी दिखाना अपना, वो कमज़ोरी समझने लगता है। तो वो वल्नरेबिलिटी भी नहीं दिखाता, वो हर जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता रहता है। तो ये सब आपकी लाइफ में चलते रहते हैं इश्यूज। ओके सर, जैसे अभी आपने कहा था कि स्कूल में मार्क्स का, तो स्कूलिंग का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा हमारे इमोशनल सप्रेशन पे, जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, कॉम्पिटिशन्स बहुत आजकल जैसे चल ही रहे हैं बच्चों के बीच में, और मार्क्स तो है ही कि यू हैव टू बी ऑन द टॉप। तो ये हमारे इमोशनल सप्रेशन के पैटर्न को कैसे शेप करता है? एजुकेशन का काफ़ी बड़ा इसमें हाथ है। ओके, पहला तो हो गया मार्क्स का, तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, प्रॉब्लम क्या है मार्क्स अच्छे आने की? ये नहीं है कि उसके फ्यूचर में या फ्यूचर के बारे में लोग चिंता कर रहे हैं। वो ये है कई बार कि ये बच्चा जो है ये मेरे सपने पूरे करेगा। एग्जैक्टली। अब जब वो मार्क्स नहीं आते तो क्या होगा कि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा, उसको जो नई साइकिल मिलनी थी या जो भी नई चीज़ मिलनी थी वो नहीं मिल रही। तो वो जो बच्चा है वो ज़्यादा ही मेहनत करता रहता है, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। उसके बाद आते हैं जो फर्स्ट सोशल आपका कंस्ट्रक्ट आता है आफ्टर फैमिली, विच इज़ द स्कूल। एग्जैक्टली। अब स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं, मतलब कई बार उसको या तो बुली करते हैं या छेड़ते हैं या किसी भी बात पे, कुछ भी बात हो सकती है, चश्मा पहनने तक पे लोग बच्चे छेड़ते हैं, तो उससे एक शेम का फील आ जाता है कि मुझे ये ऐसा दिखना है कि मेरे को चश्मा पहनना जो है वो मेरे लिए एक शर्म की बात है, या कपड़े मेरे को बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। आजकल नहीं पता है लेकिन पहले स्कूल्स में अगर थोड़े से बड़े हो गए बाल, लड़कों के खास तौर से, तो मुझे याद है हमारे स्कूल में भी होता था कि अगर बड़े बाल लेके पहुंच गए तो रबर बैंड लगा देते थे। और वो एक रबर बैंड लगाना छोटी सी बात थी, पर वो एक शेम का जो फील आता था ना, वो बहुत बड़ा फील हो जाता था, क्योंकि आप उसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते। सिर्फ आप ये है, कई बार होता है कि बच्चे खुद अपने कैंची लेके बाल काट लेते हैं ताकि वो जो छोटी सी रबर बैंड है वो ना लगे। एग्जैक्टली। और समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है, जब से स्कूल की बात आपने करी, जब आपके शूज़ पॉलिश नहीं होते आपको क्यू से अलग कर दिया जाता था। हाँ, शूज़ को फिर पैंट के पीछे से साफ करते थे सो दैट कि भाई बच जाएं। या फिर जो नेल बाइटिंग हो गई, या वाइट शूज़ होते थे तो चौक लेके हम लोग शूज़ के ऊपर लगा देते थे। वो सब क्या था? वो उस शेम से बचने के लिए था। बिकॉज सी, शेम इज़ अ नॉर्मल इमोशन, आपको हर किसी को आता है, लेकिन उसके साथ में जो एसोसिएशंस हैं गिल्ट का और बाकी जो आपके इमोशंस हैं, उन सब की वजह से ये इश्यूज आते हैं। तो स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। प्लस स्कूल में आप इमोशनल जो रेगुलेशन है या इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, वो तो खैर बच्चा सीखता ही नहीं है, वो तो सिर्फ वहाँ पर भेज दिया गया है उसको। और वो पहली सोसाइटी में जब उसके बारे में लोगों ने धारणा बनानी शुरू कर दी कि फेलियर है या ऐसा है या वैसा है, जो भी स्कूल में बनी, वो
उसके लिए तो वो सोसाइटी उसके बारे में ऐसा ही सोचती है, अच्छा क्योंकि आपकी फर्स्ट सोसाइटी का जो इंटरेक्शन हुआ वो स्कूल में हुआ। जी। उसके बाद में तो लाइफ भर में जितने भी सोसाइटी के आपके इंटरेक्शंस होंगे उन सब में वो एसेंस रहेगा। तो स्कूल का इस इमोशनल सप्रेशन में बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या सर हर बच्चा बड़े होकर इमोशंस को सप्रेस करके डिस्टेंट चाइल्ड बन जाता है, डिस्टेंस इमोशंस को करता है, या फिर कोई हाइपर एक्टिव भी हो जाता है? देखिए, दोनों टाइप के होते हैं। ओके। दोनों ही आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो इमोशनली डिस्टेंट हो जाएगा, चुप रहेगा, या फिर वो उस इमोशन को इतना ज़्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ा देगा कि मेरे को सुनो, मेरे को देखो। तो होगा क्या, जो इमोशनली डिस्टेंट है वो नम्ब रहेगा, अवॉइडेंट रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। और जो हाइपर हो गए हैं थोड़े, उनमें देखा गया है कि एंजाइटी ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है जी। और या फिर वो बहुत ज़ोर से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो सर ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जहां आपने ये इमोशनल सप्रेशन को देखा हो कि उसने कैसे हैम्पर किया है किसी की लाइफ में? ओके, एक शेयर मैं करता हूँ आपसे एग्जांपल, नाम नहीं लूँगा। जी। एक व्यक्ति करीबन 35-36 एज होगी उनकी, और उनके कोई इमोशन नहीं था। उनको वो कहते थे मैं कूल रहता हूँ, क्योंकि उनको बिलीफ नहीं था कि मैं इमोशंस ही नहीं है। उनके कहते हैं यार इमोशन बकवास चीज़ है ही नहीं मेरे इमोशंस। और उनकी लाइफ में, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ ले लीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ ले लीजिए, हर जगह एक मुश्किल थी, क्योंकि कहीं पर भी वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ आपके साथ? शुरू में तो बोले कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद बोलना शुरू किया उन्होंने कि बचपन से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब जगह उनका मजाक उड़ा गया। एंड क्वाइट गुड लुकिंग पर्सन, बट स्टिल कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो विड्रॉ होते गए। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई कलीग से ज़्यादा बातचीत नहीं, अपने काम से काम। अब जब वही बंदा जब शादीशुदा हो गया तो वाइफ के साथ में भी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी दिखाना तो भाई डेंजरस है ना जी। उनकी लाइफ की हर फील्ड में उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जब हील करना शुरू किया तो टाइम लगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद आज वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है एक्चुअली। तो सर आज के पेरेंट्स के लिए आप क्या ऐसे सीख देंगे उन्हें जो अपने बच्चों को सप्रेशन ना सिखाएं, उन्हें बोलना सिखाएं, उन्हें आगे स्ट्रांग खड़ा होना सिखाएं और अपने इमोशंस को बताना सिखाएं? तो उनको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, बच्चों का तो अलग है। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना सीखें। ओके। अपने इमोशंस को आप रेगुलेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग जो बनाना है आपने, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर उस बच्चे को कुछ इमोशंस आ रहे हैं, अगर आप उस टाइम उसको अगर वो बच्चा रो रहा है तो आप उसको गले लगा सकते हैं। बच्चा अगर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद बात कीजिए कि आप गुस्सा दिखाया था, क्यों दिखाया। ये नहीं कि बुरा है या अच्छा है, आपने गुस्सा दिखाया क्यों, उसको समझने की कोशिश कीजिए सो दैट वो एक्सप्रेस कर पाए कि मुझे गुस्सा इस बात पे आया। अगर नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस बच्चे को ये मालूम चल जाएगा कि गुस्सा करना मेरे लिए सेफ है, मेरी पिटाई नहीं होगी या मुझे बुरा नहीं बोला जाएगा, लेकिन मेरे लिए सेफ है। सो दैट इज़ वन वे यू कैन स्टार्ट दैट प्रोसेस। ओके। तो सर हम पेरेंट्स में भी देखते हैं अलग अलग तरीके की पेरेंटिंग होती है। हाँ जी। तो क्या हम इमोशनल सप्रेशन को इन पेरेंटिंग से कैसे लिंक कर सकते हैं? पेरेंटिंग में जैसे हमने बात की पेरेंटिफाइड चाइल्ड, वो तो एक हो गया जी। लेकिन पेरेंटिंग स्टाइल्स जिसकी बात करते हैं तो एक आता है अथॉरिटेरियन स्टाइल, जिसमें कि मैं ही हूँ, मतलब मेरा ही डंडा है। जो पेरेंट ऐसे बात करते ही हैं, मेरी ही बात मानी जाएगी,
दूसरे होते हैं इमोशनली सेफ पेरेंटिंग। अब जब जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है उसमें बच्चा ओबीडिएंट तो रहेगा, गुड चाइल्ड रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सहमा हुआ रहेगा। उसके अंदर एक इनर क्रिटिक है, वो बहुत स्ट्रांग होगा कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, यहाँ मत जा, वो सब चीज़ें रहेंगी। अब जब इमोशनली सेफ पेरेंटिंग है उसमें उसकी बाउंड्रीज अच्छी होंगी बच्चे की, वो एक्सप्रेशन अच्छा कर पाएगा और वो अपने आप में एक हेल्दी एडल्ट रहेगा। तो सर फाइनली अगर कोई लिसनर हमारा देख रहा है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने बचपन में अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, तो उन लोगों के लिए हीलिंग का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मैं कहूँगा बचपन में ही नहीं, आज भी वो सप्रेस कर रहे होंगे। उनका पहला जो स्टेप होगा, एक बहुत आसान चीज़ है हमारे लिए कि हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। जी। जब हमको बोला जाता है कि आप इमोशनली डिस्टेंट हैं या सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, तो हम पेरेंट्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, स्कूल के ऊपर, हर किसी के ऊपर हम ब्लेम डाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो ब्लेम से ऊपर उठ के जो हुआ ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि इमोशंस को फील करना सेफ है, मैं समझता हूँ वो पहला स्टेप होगा कि आप वो इमोशंस को जाहिर करना सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और जाना कि हम लोग बचपन में कैसे इमोशंस को सप्रेस करते थे और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही खतरनाक है, या कह लीजिए ये हमारे लिए ही गलत है। हम ही अपने आप को और अंदर से खोखला करते आए हैं और हमें अपने इमोशंस को बताना चाहिए। हम अगर हमें कोई फील कर रहा है या हम कुछ फील कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। किसी और से नहीं शेयर करें तो खुद से ही शेयर कर लें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन एंड फिर मिलते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।